Hi guys and welcome back to my channel. So today in this video audio lecture we are going to discuss about that does mere silence amounts to fraud or not. So the answer is no, mere silence does not amount to fraud, but there are certain exceptions. So the word but is quite dangerous and I do understand that. ऐसा ही कुछ हमारे इसमें कॉन्सेप्ट में भी है. वैसे तो मेयर साइलेंस आपका फ्रॉड नहीं होता है, पर क्योंकि इसके भी कुछ एक्सेप्शन है तो उन सर्टेन सिचुएशंस में मेयर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड. ओके, तो ये एक बेसिक आपका लेआउट था. अब हम फ्रॉड बोल रहे हैं तो उसके लिए हमें फ्रॉड पता भी होना चाहिए कि फ्रॉड क्या है, राइट? तो सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आपका फ्रॉड डिफ़ाइन करा गया है कि फ्रॉड क्या है. सो पॉइंट नंबर 1 इज़ कोई भी फॉल्स सजेशन या फॉल्स स्टेटमेंट को हम फ्रॉड कहते हैं. पॉइंट नंबर 2 इज़ कोई भी एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट इज़ फ्रॉड. पॉइंट नंबर 3 इज़ जब हमने कोई ऐसा प्रॉमिस बनाया हो जिसे परफॉर्म करने की हमारी कभी कोई इंटेंशन ही ना हो, ये भी हमारा फ्रॉड होता है. पॉइंट नंबर 4 इज़ कि कोई भी एक्ट विच फिटेड टू डिसीव. पॉइंट नंबर 5 इज़ कोई भी एक्ट और ओमिशन जो लॉ को लगे कि ये फ्रॉडुलेंट है तो वो डिक्लेयर कर सकते हो उसे फ्रॉड की कैटेगरी में. क्लॉज 4 जो है वो आपका जनरल क्लॉज है, ठीक है. अब इसके बाद एक सबसे खतरनाक चीज़ है इस सेक्शन में दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अ ट्विस्ट, दैट इज़ एक्सप्लेनेशन. मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is in itself equivalent to speech. तो ये जो साइलेंस है ना, तो दैट इज़ बेसिकली कैच इन द होल सेक्शन. तो पहले मैं आपको फ्रॉड बताती हूँ, देन वी मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. ओके, तो पॉइंट नंबर 1 इज़ कभी भी हम कोई भी फैक्ट को या हम कोई भी स्टेटमेंट को या सजेशन को अगर फॉल्सली रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ झूठ है पर हम उसे सच दिखा के प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा फ्रॉड की कैटेगरी में ही कंसिडर होगा. अब इसका आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो कि आपकी जो एज है वो 68 ईयर्स है, ठीक है, पर आप अपनी एज एक इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट्स फेच करने के लिए बता रहे हो कि आपकी एज महज 48 है, पर आपकी रियल एज क्या है 68. ये आपको भी पता है, पर आप क्या बता रहे हो अपनी एज क्या है 48. तो ये भाई फ्रॉड है, डैट इज़ फ्रॉड, क्योंकि आपको पता है कि रियलिटी क्या है बट उसके बाद भी आप एक फॉल्स स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो डैट इज़ फ्रॉड. अब इसका एक आपका लैंडमार्क केस है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहाँ पे वो कंप्लीट नोट्स मिलेंगे इस ऑडियो वीडियो लेक्चर के. बट स्टिल एक आपका केस है जिसमें ये हुआ था कि एक कंपनी होती है, उनकी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ उन्हें फेस करनी पड़ती है और उनके ऊपर काफ़ी कर्जा भी होता है मार्केट का, तो वो लाइबिलिटीज़ भी उन्हें पे ऑफ करनी होती है. तो उसके लिए वो कंपनी जो होती है वो फंड्स रेज करती है डिबेंचर्स इशू करके, ठीक है. बट जो वो डिबेंचर्स इशू करते हैं, फंड रेज करते हैं, वो इस नाम पे कहते हैं कि हमें कंपनी की डेवलपमेंट करनी है, हमें कुछ बिल्डिंग का रेनोवेशन के लिए चाहिए, हमें कुछ एसेट्स खरीदना है. जबकि वो फंड्स किसके लिए वो रेज कर रहे होते हैं मार्केट से, क्योंकि उन्हें लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी होती है और उनकी कंपनी जो है कंटिन्यूसली फाइनेंशियल क्राइसिस में ड्वेल होती जा रही थी, ठीक है. तो दैट इज़ फ्रॉड, क्योंकि रियलिटी क्या थी आपको पता है, पर आपने दिखाया क्या कि आपको बिल्डिंग की रेनोवेशन चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, या फिर आपको कुछ एसेट्स को परचेज करना है. तो ये हमारा फ्रॉड था. अब आता है पॉइंट नंबर 2 इज़ एक्टिव कंसीलमेंट. एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब ये होता है कि जब एक बंदा एक रीज़नेबल एग्जामिनेशन कर ले किसी चीज़ को, उसके बाद भी हमें उसका फ्रॉड समझना है कि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट क्या, दैट इज़ एक्टिव कंसीलमेंट. मान लो आप मार्केट गए, आपको एक फ़र्नीचर ख़रीदना था, आपको एक सोफ़ा पसंद आया, आप यू वर लाइक कि मुझे तो ये चाहिए. अब आपने क्या करा, अच्छे से उसके आगे पीछे घूम के उसे हाथ वाथ, जैसे हमारी आदत है हाथ लगा के देखना, हमने सब देख लिया कर लिया कि भाई परफेक्ट है, ठीक है. आप घर लेके गए, आपके घर में गेस्ट आए वो उस पर बैठे नए सोफ़े पे और वो टूट गया. तो अब आप शॉपकीपर के पास गए, भाई ये क्या करा है आपने मुझे क्या बेच दिया है, ठीक है. शॉपकीपर कहता है आपने देख करके लिया था, मैंने आपको कुछ गलत नहीं बेचा, ना ही कोई ज़बरदस्ती करती.
अब उसने उस सोफ़े की एक लेग को जहाँ से वो टूटा उसे इस तरीके से फिनिशिंग दे के मेंड कर रखा था सुपरफिशियली कि कोई भी बेवकूफ़ बन जाए। तो डैट इज़ फ्रॉड। शॉपकीपर को पता था कि भाई उसके इस प्रोडक्ट में थोड़ा इशू है, इस गुड्स में थोड़ी इशू है सोफ़े में। ऑल्दो उसने ऊपर से इतना चमका रखा था उसे पॉलिश वगैरह करके, हल्का सा ऐसे नाम का जोड़ करके कि भाई पहली अभी तो कोई ले जाएगा, बाद में जब कोई बैठेगा करेगा तो उसे पता चलेगा, ठीक है, कि किसी को भी पता ना चले। तो डैट इज़ फ्रॉड। जब आप एक रीजनेबल एग्जामिनेशन कर लो पर तब भी आपको उस प्रोडक्ट में या गुड्स में डिफ़ॉल्ट समझ ना आए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कोई भी ऐसा प्रॉमिस जिसको हमारी निभाने की कभी कोई इंटेंशन ही नहीं होती, परफॉर्म करने की कभी कोई इंटेंशन ही नहीं होती। तो बहुत नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ मैं इसका, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया बट रीपे करने की आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी, डैट इज़ फ्रॉड। या आप हर दिन न्यूज़पेपर में बहुत केसेस पढ़ते रहते होगे और हम बहुत न्यूज़ में सुनते भी है कि एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे, उस लड़के ने प्रॉमिस कर कि वो शादी करेगा पर अब उसने शादी वादी नहीं करी क्योंकि उसकी इंटेंशंस कुछ और ही थी, पर शादी करने की कभी नहीं थी, डैट इज़ फ्रॉड। तो आई गेस फ्रॉड का एक बेसिक लेआउट हमें अब क्लियर है। अब हम समझेंगे कि व्हेन साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड एंड व्हेन इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। अब हम समझेंगे कब साइलेंस हमारी फ्रॉड कंसिडर नहीं होती और कब होती है, तो वो क्या एक्सेप्शंस हैं। अब एक एग्जांपल देती हूँ एंड मुझे लगता है बहुत रिलेटेबल एग्जांपल होगा हमारा कि मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। तो ये लॉ वाले बच्चों के लिए बहुत रिलेटेबल रहेगा। समझिए एग्जांपल क्या है। एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है, उसकी अटेंडेंस कम होती है एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है, बट वो फिर भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो होता है भर देते हैं, एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो होता है वो पे कर देता है। अब यूनिवर्सिटी को एग्ज़ामिनेशन डे वाले दिन ख्याल आता है कि भाई इसकी तो अटेंडेंस कम है और ये पेपर नहीं दे सकता, तो वो कहते हैं कि आप एग्ज़ाम अपीयर नहीं करोगे। तो वो जो स्टूडेंट होता है लॉ का वो कहता है कि मैं क्यों एग्ज़ाम अपीयर नहीं करूँगा, अगर कुछ इशू था तो जब मैंने फॉर्म फिल करा तभी आपको बताना चाहिए था, राइट। तो इसमें कोर्ट ये हेल्ड करती है कि बच्चे की तरफ से ये कोई भी फ्रॉड नहीं था क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की भी ड्यूटी बनती थी, वो भी ड्यूटी बाउंड थे कि वो एक प्रॉपर स्क्रूटिनी करे, वो प्रॉपर चेक करे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आएगा कि यहाँ पे मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की भी ड्यूटी बनती थी कि वो भी एक बार रीजनेबली एग्जामिन करे, स्क्रूटनी करे और अगर उन्हें जो भी अगर कुछ इशू लगता है तो वो उस ट्रुथ को डिस्कवर करे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही हेल्ड करा कि यहाँ पे कैंडिडेट की तरफ से कोई भी फ्रॉड हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास भी पावर थी कि वो चाहती तो कैंडिडेट को फॉर्म भरते ही स्टॉप करती या एग्जामिनेशन से पहले कभी भी उसको विड्रॉल कर सकती थी कि आप एग्ज़ाम अपीयर नहीं करेंगे ड्यू टू दिस एंड दिस रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। क्लियर हुआ कि कब मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अगला एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये भी आई गेस बहुत रिलेटेबल होगा। आप एक शॉप पे गए, आपको वहाँ पे एक पेन बहुत ही पसंद आ गया, ठीक है। आपने उस स्टेशनरी वाले भैया को बोला कि भैया ये पेन का प्राइस क्या है। भैया ने कहा 100 रुपीज़ है। आपने 100 रुपीज़ दिए और आप पेन लेकर आ गए, ठीक है। अब 2 दिन के बाद भैया आपको दिख रहा है आपने यूज़ करा, आपने ऐसे ही रख दिया था। अब आपने यूज़ करा बड़ी एक्साइटमेंट से कि आज तो मैं इसी पेन से लिखूँगा और जब आप लिखने लगे तो पेन चला ही नहीं, रुक रुक के चल रहा है, वो चल ही नहीं रहा है, उस एकदम से उसकी इंक लीक कर गई। आप भैया के पास चले गए, भैया आपने मुझे क्या पकड़ा दिया। भैया कहेंगे कि आपने मुझसे कुछ पूछा, आपने सिर्फ इतना कहा ये पेन अच्छा लगा आपको और आपने मुझसे इतना पूछा कि इसका क्या प्राइस है, तो मैंने प्राइस बता दिया। तो यहाँ पे मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। क्यों? क्योंकि आपने कुछ पूछा ही नहीं, आपने एक रीजनेबल एग्जामिनेशन करा ही नहीं, आपने कंज्यूमर बी अवेयर अप्लाई करा ही नहीं, राइट। तो ये फ्रॉड हुआ ही नहीं। सो आई गेस हमें ये पता चल गया कि व्हेन मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अब हम समझेंगे व्हेन साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड। अब इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला, जब आपकी ड्यूटी टू स्पीक होता है पर आप चुप रहते हो तो ये फ्रॉड है, या फिर तब जब आपकी साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच और आप तब चुप रहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आपका केस भी है, मैं भी आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। अरेंज मैरिज के ऊपर है एग्जाम्पल आपका कि लड़का लड़की के घर वाले ने एक मीटिंग फ़िक्स करा कि लड़के वाले लड़की के घर गए लड़की को देखने करने, उसको अच्छे से देख कि भाई हम घर दिखाएंगे, लड़की को दिखाएंगे, ठीक है। देन दे वेंट टू देयर होम और वहाँ पे उन्हें लड़की पसंद आ गई। उन्होंने 1100 रुपये शगुन के दिए और डील डन कर दिया, आई मीन रिश्ता पक्का कर दिया, राइट। अब जब उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया
तो उसके बाद अब उन्होंने मुहूर्त निकलवाया शादी वगैरह का। अब शादी वादी का टाइम आ गया, शादी हो गई। उसके बाद पता चला कि वो जो लड़की थी वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, ठीक है। वो मेंटली अनसाउंड थी, अनसाउंडेड माइंड की थी। तो यहाँ पे लड़के के घर वाले कहते हैं आपने हमारे साथ फ्रॉड कमिट कर दिया। तो क्या ये फ्रॉड है? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक बनता था। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं आके स्पेशली कि आपका लड़का या आपकी लड़की दिमागी तौर पे ठीक है, उन्हें बात समझ आता है ना बराबर, ये कोई नहीं पूछेगा। ये आपका ड्यूटी बनता था कि आप उस चीज़ को क्लियर कट सामने रखें, तो ये आपका फ्रॉड कंसिडर करा जाएगा। अगला आता है जब हमारी फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब एट मोस्ट ट्रस्ट के, फेथ के रिलेशनशिप होते हैं, अगर वहाँ पे आप झूठ बोलते हो या वहाँ पे आप कुछ छुपाते हो तो दैट डज अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी फ्रॉड में कंसिडर करी जाती है, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको इंश्योरेंस वाला एग्जांपल दिया कि भाई आपने कंपनी को बताई अपनी उम्र गलत, तो ये फ्रॉड हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं एट मोस्ट ट्रस्ट का रिलेशनशिप था। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या हो गया? जैसे कोई आपका लॉयर और क्लाइंट हो गया, जैसे आपका स्टूडेंट टीचर हो गया, डॉक्टर पेशेंट हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होता है, जैसे पेरेंट चाइल्ड हो गया, ये सब हमारे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ को, कोई फैक्ट को छुपाते हो या गलत प्रेजेंट करते हो तो दैट अमाउंट्स टू फ्रॉड। अब इसके बाद आपका जितने भी आपके लैंडमार्क केस लॉज है वो सब आपको नीचे लिंक में एक नोट्स के फॉर्म में सब मिल जाएगा। सो जस्ट डू नॉट वरी अबाउट दैट। आई होप दैट यू लिटरली इन्जॉयड द लेक्चर, बिकॉज आपको जितने भी इस ऑडियो लेक्चर के नोट्स होंगे वो आपको उस लिंक पे कंप्लीट फुल फ्लैश नोट्स विद ऑल द लैंडमार्क केसेस एंड विद सर्टेन एग्जाम्पल्स आपको सब मिल जाएगा। सो दैट इज़ अ फॉर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।